Assalamualaikum. This is Moeed Pirzada in Washington, United States, with updates and analysis. इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में वॉशिंगटन में अंदाज़न शाम के 6:30 बजे हैं। इसी निस्बत से हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर में सुबह के 3:30 बजे से आगे का वक्त होना चाहिए और मशरक़ वुस्ता में सुबह के 2:30 बजे से आगे का वक्त होना चाहिए। इस वक्त की अहमियत क्या है? बिकॉज इसकी अहमियत यह है कि जिस वक्त मैं ये बोल रहा हूँ, इस वक्त रिकॉर्ड मैंने शुरू किया है, इस वक्त वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी NSC की मीटिंग हो रही है ईरान के हवाले से कि अगले हमने क्या स्टेप्स जो हैं वो लेने हैं। अब ध्यान में रखिए कि जो पिछले वीलॉग में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी उस वीडियो की जो इसराइल में बहुत चल रही है, जहां एक बहुत अच्छे जिस्म की रेड स्विमिंग सूट वाली बिकनी वाली खातून जो है, लड़की जो है, वो एक दूसरे आदमी को मुसलसल शर्म दिला रही है कि तुम दरिया में मेरे साथ छलांग नहीं लगाते। वो लगता है कि लड़की ने खासी शर्म दिलाई है और अब वो आदमी छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया है। ये पूरा मामला जो है वो क्या है, अगर आपने वीलॉग देखा नहीं तो वो देख लें, क्योंकि अब ये मसलसल लग रहा है इस वक्त के डोनाल्ड ट्रंप ये इंडिकेट दे रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हो गए। कम अज़ कम इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है, ये डराने के लिए किया जा रहा है, ये वाकई उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि तो हमें अगले 24-48 घंटों में पता चलेगा। लेकिन अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स जो 30,000 पाउंड के बॉम्ब गिरा सकते हैं, जिसको GBU-57 कहा जाता है, जो कि बेसिकली मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, ये जहाज़ उन्हें फेंक सकते हैं, ये उसके लिए स्पेशलाइज हैं। इन्हें मूव कर दिया गया है मिजूरी के वाइटमैन एयर बेस से गुआम के पैसिफिक एयर बेस में, जो डिगो गार्शिया से, वहाँ से गालिबन ये फिर पैसिफिक इंडियन ओशन में डिगो गार्शिया की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ इसराइल जो है उसने एक बड़ी डेस्परेट मीटिंग की है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल टीम के साथ। मीटिंग हुई तो है कहीं थर्सडे की रात को 19 जून को, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 2 हफ्ते वेट करूंगा, मैं देखूंगा। उसी रात ये मीटिंग हुई थी, लेकिन उसकी तफसीलात अब बरतानवी अखबार टेलीग्राफ और रॉयटर्स जो है खबर रसा एजेंसी, उसके पास आई हैं। उन्होंने वो लीक किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या है। इसराइली सोर्सेज ये भी कहते हैं कि मोसाद जो उनकी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है, वो अब इस ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई, आयतुल्ला अली खामेनाई को ढूंढ रही है उनको असैसिनेट करने के लिए। और न्यूयॉर्क टाइम्स और टेलीग्राफ दोनों की स्टोरी ये है कि अली खामेनाई जो है उन्होंने अपने सक्सेसर्स नॉमिनेट कर दिए हैं। 3 क्लरिक्स को उन्होंने नॉमिनेट किया है, जिसमें उनके साहिबजादे मुज्तबा नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने टॉप मिलिट्री लीडरशिप के भी, कि अगर वो मारे जाएं, हलाक कर दिए जाएं, जाम भाग हो जाएं, उनकी भी उन्होंने नॉमिनेशन जो है वो कर दी हैं। ये वो सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके दरमियान में एक दुनिया का बहुत ही इज्जतदार मुल्क है, ऑनरेबल कंट्री, उससे ज़्यादा ऑनरेबल कंट्री कोई हो नहीं सकता पूरी दुनिया का, उसका नाम है पाकिस्तान, जिसने फॉर्मली तौर पे उसकी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है। अगर हम पाकिस्तानियों में कोई ज़रा रत्ती भर भी शर्म और सेंस ऑफ ऑनर हो तो चुल्लू भर पानी, बल्कि चुल्लू भर पानी क्या, हमें तो डूब मरने के लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं है, पानी का एक कतरा ही हमारे लिए बहुत हो इन हालात में हमने जो कुछ हम कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों की मैं तफसीलात और फैक्ट्स, बहुत सी डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, आपको याद करवाऊंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे करें, क्लिक करें, इसके तमाम नोटिफिकेशंस और यूट्यूब जो है उन्हें खोलें। और जो व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, पिन ट्वीट के अंदर और ट्वीट वगैरह में, उससे ज्वाइन करें। आपसे एक डायरेक्ट अप्रोच जो है उसमें मदद मिलती है। अब आए हम इनकी तफसीलात के ऊपर। सबसे पहले हम 2 चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी साथ साथ जुड़ी हुई हैं। एक, डोनाल्ड ट्रंप का इंडिकेट करना, उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो इस वक्त हो रही है, B-2 बॉम्बर्स का मूव करना टुवर्ड दी पैसिफिक बेस ऑन गुआम। और दूसरा, जो मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप की टीम और इसराइली टीम के दरम्यान में, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इनको अलग नहीं आप देख सकते, इनको आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑर्डर दिया है B-2 बॉम्बर्स का, ये वाइटमैन एयर बेस मिजूरी में, फॉर्मिंग स्ट्रेट है, वहाँ से ये उड़ चुके हैं और ये पहुँचेंगे गुआम में, जो पैसिफिक में एक अमेरिकन बेस है, आइलैंड है एक। अच्छा, अब ये गुआम है कहाँ लोकेटेड? अगर आप नक्शे के ऊपर देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, चीन के ईस्ट में है, साउथ कोरिया के साउथ में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर चीन है, साउथ कोरिया है, इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है। वहाँ इनको क्यों भेजा जा रहा है? वहाँ से मेरा ख्याल है पहली फ्लाइट इनकी वहाँ तक होगी। उसके बाद इनको जो ब्रिटिश एंड अमेरिकन बेस है, आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर, जो अंग्रेज़ों ने अपने पास रखा हुआ है डिगो गार्शिया का, ये वहाँ पे मूव करेंगे।
कहते हैं कि ये पहले भी वहाँ पे थे, लेकिन वहाँ से इनको मूव कर दिया गया था। वहाँ इस वक्त B-52 है, लेकिन जो स्पेसिफिक आपको जहाज़ चाहिए 30,000 पाउंड्स के GBU-57 फेंकने के लिए, जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, उसके लिए आपको ये B-2 बॉम्बर चाहिए। तो इनको पहुँचते एक दिन तो मेरा ख्याल है लगेगा डी गुगार्शा तक मजीद, क्योंकि ये रिफ्यूलिंग करेंगे, रुकेंगे गुआम में। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि ये एक बड़ी इंडिकेशन है कि हमले की पूरी तैयारी है। दूसरी तरफ जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की जो मीटिंग है, अब जो मैंने आपको कहा कि इस वक्त शुरू है और संडे मॉर्निंग में इसकी दोबारा मीटिंग हो रही है। अब एनालिस्ट जो है इसके बारे में, जो एनालिसिस मैंने पढ़ा है वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमला ही होगा, क्योंकि जो मीटिंग है इस वक्त हो रही है और जो सुबह मीटिंग होनी है संडे की, उसके लिए प्रेसिडेंट को आपने सारी ऑप्शंस टेबल पे रख के देनी है कि ये हमारे एसेट्स, वेपन सिस्टम जो हैं वो अपनी जगहों पे प्लेस हैं, ताकि प्रेसिडेंट, माशाल्लाह आप देखा कितना इंटेलिजेंट है हमारा प्रेसिडेंट जो है उसको क्या बताना। बहरहाल प्रेसिडेंट को ये ऑप्शंस देनी है कि उसने हमला जो है वो किस तरह से करना है। और इन सारी चीज़ों को, ये जो डेक स्टेज हो रहा है, इसमें दो जनरल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपकी फेवरेट शख्सियत, पाकिस्तान की हरदल अजीज़ मकबूल शख्सियत जो है जनरल माइकल कुरेला, जो सेंटकॉम के हेड है। दूसरे एक जनरल कीन का इसमें नाम लिया जा रहा है, जो ये ब्रीफिंग इस वक्त दे रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के अंदर। अब इससे रिलेटेड जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो मीटिंग है जो थर्सडे की रात को होती है, 19 जून को, इसराइल की टीम और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टीम के दरमियान। और ये उस वक्त मीटिंग होती है चंद घंटों के बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट कि मैं 2 हफ्ते में फैसला करूंगा और कि मैंने हमला करना है नहीं करना, और 3 उसकी वजूहात, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, वो ये थी कि प्रेसिडेंट ने ये असेसमेंट करनी थी कि क्या हमला करना और अमेरिका का इसमें शामिल होना नेसेसरी है, क्या उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, अगर इसराइल तनतनहा ये नहीं कर सकता। जैसे ऑफ कोर्स इसराइल के ऑपरेशंस में पूरी अमेरिकन फौज जो है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में और तमाम बेसिस में, 10 बेसिस हैं मशरक़ वस्ती में, सब उस काम में लगी हुई है, लेकिन उसके बाद क्या अमेरिका का इसके अंदर फिजिकली इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, कि असेसमेंट थी। सेकेंड असेसमेंट यह है कि कहीं उसके नतीजे में एक वाइडर मिडल ईस्टर्न जंग तो नहीं शुरू हो जाएगी मशरक़ वस्ती में ईरान के साथ। और तीसरा यह है कि अगर हम शामिल हो भी जाएँ और B-2 बॉम्बर्स को यूज़ करें भी, तो क्या हमें मतलूबा नताइज फर्डो एयर बेस को, फर्दो न्यूक्लियर बेस को डिस्ट्रॉय करने के मिल सकेंगे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा तो इसराइल में एक खौफ और परेशानी शुरू हुई, और चंद घंटों के अंदर अंदर एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस से सत्ता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये मीटिंग जो है, इससे दुनिया की जो बड़ी खबर है, एजेंसी रॉयटर्स है, अगर आप जाएंगे गूगल पे जाके रॉयटर में इसको ढूंढें तो आपको इसकी पूरी तफसीलात जो है मिल जाएंगी। उसके अलावा इसको बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने भी इसको कुछ कवरेज इसकी थोड़ी सी की है, लेकिन प्रिंसिपली ये रॉयटर की स्टोरी है, जिसमें बताया गया कि इसराइली साइड से इसमें प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू थे, उनके साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कैट्स जो उनका नाम है वो थे, उनकी आर्मी के हेड जनरल ज़मीर अयाल, मैं पाकिस्तानियों की किस्म का नाम है, ज़मीर अयाल जो है वो भी इसमें शामिल थे। अमेरिकन साइड से इसके अंदर मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और NSA थे, वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस थे, डिफेंस सेक्रेटरी जो है पीट हेक्सेक थे, उसके अलावा शायद मेरा ख्याल है जनरल इसमें माइकल कुरेला होंगे, लेकिन इसके अंदर प्रेसिडेंट थे ये क्लियर नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे JD वैंस की पोजीशन रॉयटर के अकॉर्डिंग ये थी कि JD वैंस ने, वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अमेरिका को इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और आप इसराइल जो है हमें इस जंग में ड्रैग कर रहा है, इसके नताइज हमारे लिए ठीक नहीं निकलेंगे। ये JD वैंस की पोजीशन सामने आई है। पीट हेक्सेक की क्या पोजीशन है वो क्लियर नहीं है, वो मैं आपको मजीद उसके बारे में बताऊँ। इस मीटिंग के अंदर इसराइलीज़ ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका, उन्होंने कहा कि हम 2 हफ्ते वेट नहीं कर सकते, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम होल्ड नहीं कर सकते, हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत इस्तराब का शिकार है। अब यह अंदाज़ा लगाएं कि ये 9वां दिन है, इसराइली पॉपुलेशन जितनी भी तेल अवीव में, मुख्तलिफ बड़े शहरों में, वो सब बंकर्स के अंदर रह रही है। उनकी तमाम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की इकनॉमिक एक्टिविटी होती है वो एक स्टैंड स्टिल पे आ चुकी है। उनके एयरपोर्ट्स बंद हैं, उनके पोर्ट्स भी जो है वो बंद हो गए हैं, उनकी इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रही। और रोज़ाना के हिसाब से जहाँ इसराइल हमले कर रहा है खौफनाक किस्म के स्ट्रेटेजिक, वहीं ईरान भी मसलसल उसके मिसाइल्स जो हैं वो इसराइल की फ़ज़ा के अंदर है। लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि इस जंग की कॉस्ट उनके लिए जो है वो अनबेरेबल हो चुकी है। एक तो ज़ाहिर इकोनॉमिक कॉस्ट है, पोर्ट बंद है, एयरपोर्ट बंद है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, लोग काम नहीं कर रहे, वो इकोनॉमिक कॉस्ट है। लेकिन उसके अलावा भी कॉस्ट का जिक्र हुआ है। एक तो जो मैं पढ़ा है मैंने वो ये है कि अच्छा, ये जो रॉयटर्स के अंदर जो इस मीटिंग का जो हाल है उसमें डिटेल नहीं दी गई कॉस्ट की क्या है। ये अदरवाइज मैंने सोर्सेस से देखी कि कॉस्ट क्या है ईरान को जो पड़ी, सॉरी इसराइल को जो पड़ी। एक तो कॉस्ट ये पड़ी है कि ईरान 1000 मील दूर है और ईरान खुद भी बहुत बड़ा है, तो उसका एक एज जो
क्लोजेस्ट पॉसिबल किनारा या बॉर्डर है वो इसराइल से 1000 मील दूर है, और उसका जो दूसरा एज है वो 500 मील उसकी कम से कम चौड़ाई है ईरान की, तो वो दूसरा एज जो है वो 1500-1600 मील दूर है। इसका मतलब है कि इसराइली एयरफोर्स को बहुत दूर सफ़र करके जाना पड़ता है, और जो वो अमेरिकी साख के बॉम्ब और एम्यूनेशन यूज़ करते हैं वो भी उनको बहुत महंगे पड़ते हैं। एक तो ये कॉस्ट एलिमेंट है। दूसरा जो डिफेंसिव कॉस्ट एलिमेंट है वो ये कि जो सबसे सस्ता है वो आयरन डोम का यूज़ है। एक दफ़ा जब आयरन डोम एक्टिवेट होता है तो $7.5 लाख की कॉस्ट उसको पड़ती है। इसका मतलब है कि अगर तकरीबन कह लें $250,000, इसका मतलब है कि दिन में अगर वो 10-12 दफ़ा एक्टिवेट होता है आयरन डोम, तो आपको तकरीबन 7-8 मिलियन या $10 मिलियन की कॉस्ट तो सिर्फ आयरन डोम की पड़ जाती है। A2 जो है उसका एक एक इंटरसेप्टर जब इस्तेमाल, एक दफ़ा जब A2 सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो एरो 2 मिसल्स हैं, डेविड स्लिंग की कॉस्ट मुझे भूल गई है क्या थी, लेकिन उसकी या डेविड स्लिंग की कॉस्ट है तकरीबन एक इंटरसेप्टर की कॉस्ट $2 मिलियन की है। अब जरा अंदाजा लगाएं कितना मामला महंगा हो गया है। और जो A3 सिस्टम है जो ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर जाके हिट करता है, उसके एक एक यूनिट और एक एक जो उसका जब चलता है वो, तो वो तकरीबन $4 मिलियन उसके इंटरसेप्ट की कॉस्ट है। तो ये मतलब कॉस्ट उनको इस मौके पे पड़ रही है। इसराइलीज़ ने अमेरिकन को ये भी बताया कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम तो फिर खुद से ही फर्दो का जो न्यूक्लियर बेस है उसके ऊपर हमला करेंगे। उसकी बहुत सी ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ये हैं कि इसराइली एयरफोर्स ताबड़तोड़ मुसलसल हमले करेगी। वो कहते हैं हमें ईरान के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है। नीचे ईरान के पास क्या कोई ग्राउंड सिस्टम है डिफेंड करने के लिए, इसका मुझे ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस जो मैंने सुना है प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर का, इतना आसान नहीं है नीचे हमला करना, बिकॉज ईरान बहुत बड़ा है और स्ट्रेटेजिक की एरियाज में, वैसे आप जगह जगह हमले जरूर करते फिरें, लेकिन की एरियाज में जैसे कि न्यूक्लियर उनकी साइट है, वहां उनके पास कुछ ना कुछ ग्राउंड डिफेंसिव सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है। इसराइलीज ऑप्शंस में ये भी हैं कि वो एक स्टेज अटैक करेंगे जिसमें एयरफोर्स के अटैक्स के बाद वो कमांडो यूनिट्स जो हैं नीचे उतरेंगे, बिकॉज वो पहले तो ज़ाहिर बॉम्बिंग करेंगे, उसके बाद उनके कमांडो यूनिट्स जो हैं वो फर्दों के अंदर जाकर बेस में उसे फिजिकली तौर पे एलिमिनेट करने की कोशिश जो है वो करेंगे। इस किस्म के प्लान्स उन्होंने अमेरिकन के साथ शेयर किए और अपनी डेस्परेशन शो की, और उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। ये वो कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड है जिसमें आपको अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या कमेटी की जो मीटिंग इस वक्त चल रही है, जो सुबह होनी है, उसकी अहमियत को आप समझ सकते हैं। अब जाहिर, अच्छा दूसरी तरफ यह है कि जहन में रखिए कि अमेरिका के अंदर ये जंग, एक तो कुछ सरकारी किस्म के मुबस्सर होते हैं, कुछ प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिडोमिनेंट मेजॉरिटी मुझे यहाँ समझ आई है अमेरिका के अंदर, कि आप ये कह सकते हैं कि 80% से ज़्यादा जो टॉकिंग हेड्स हैं वो इस जंग की मुखालफत कर रहे हैं, और वो इस जंग के तमाम रीजंस जो हैं उनकी डायसेक्शन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका कोई भी रीज़न जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। और ये नेतन्याहू जो है ये तो 1995 से मुसलसल हमें ये बता रहा है, और इसकी कोई भी बात इस हवाले से, ईरान के हवाले से सही साबित नहीं हुई। हमने इराक में जो जंग की थी वो भी गलत है, हमने अफगानिस्तान में जो जंग की उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, और इसराइल की ये सारी की सारी जंग की कॉस्ट हमारे टैक्स पेयर को पूरी करनी पड़ रही है। सो मच सो के आम ये कहा जा रहा है कि जब इसराइल की कॉस्ट की बात होती है, जो जॉन मर्शाइमर की जज नेपोलिटोनो के साथ डिस्कशन है, उसमें वो दोनों ही एग्री करते हैं कि इन दी एंड इन सालों को जो भी कॉस्ट पड़ेगी वो हमें इन दी एंड हम इनका बिल इनका हमें भरना पड़ेगा, और हम इनकी कॉस्ट जो है पूरी कर देंगे। तो ये एक डिस्कशन जो है चल रही है। अब इसमें जो कॉस्ट ही के एलिमेंट के अंदर ईरान की जो गालिबन शहाब 3 मिसाइल सिस्टम्स हैं उसकी सिचुएशन इस किस्म की है कि वो इसराइल की टारगेट्स के ऊपर 2 से 5 किलोमीटर ऊपर आके वो फट जाते हैं। वो एक फिर उसके बाद म्यूनिशन नहीं रहता, वो डजन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ म्यूनिशन पीसेस में टूट जाते हैं, और उस वजह से ईरान इसराइल का जो डोम सिस्टम है या एरो 2 या एरो 3 है, उनको किसी एक टारगेट को पकड़ना है। सो ईरानियों ने इम्प्रोवाइजेशन करके उसका हल ये निकाला है कि उनके म्यूनिशंस को वो अब इसराइली जो हैं वो टारगेट नहीं कर सकते, हिट नहीं कर सकते, और वो फिर बेतहाशा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे डैमेज करते हैं। सिंगल टारगेट बचता नहीं है, और यही वजह है कि बेन गोरियन एयरपोर्ट भी बंद है, पोर्ट्स भी बंद है, जिसका कि उनको कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ रही है। और आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि जो इसराइली छोड़ के निकल रहे हैं इसराइल, वो अब इजिप्ट के ज़रिए बाहर जाते हैं, वहाँ से उनको एक्सोडस करना पड़ता है बॉर्डर से। वही उनकी सूरत हाल है जो अब से चंद हफ्तों या महीनों पहले पैलेस्टीनियंस की थी, जो गाज़ा से निकलना चाहते थे। अब हम आए आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के हवाले से क्या मतलब सिचुएशन है। टेलीग्राफ जो बरतानिया का एक ज़ायनिस्ट पेपर है, बहुत बड़ा अखबार है, लेकिन क्लियरली टोटली ज़ायनिस्ट अखबार है। 2 एज पे हैं टेलीग्राफ, 1 एज पे है ब्रिटिश मीडिया के, दूसरे एज के ऊपर गार्डियन है जो कि लेफ्ट का पेपर है। तो टेलीग्राफ ने हमें बताया है कि
अ, अली आयतुल्ला अली खामेनाई की हिफाजत अकॉर्डिंग टू ईरानियन सोर्सेस अब एक ऐसा इलीट यूनिट कर रहा है जिसका पहले ईरान में भी किसी को पता नहीं था। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसलिए कि ईरानियंस को ये एहसास है कि उनके अंदर इसराइल के जासूसों की और लोगों की, उनके एजेंट्स की बहुत डीप पेनिट्रेशन है। और अब एक ऐसा यूनिट जिसकी एग्जिस्टेंस का ही पहले अमेरिकन, इसराइलीज को या खुद ईरान के अंदर IRGC को पता ही नहीं था, वो यूनिट जो है वो आयतुल्ला अली खामेनाई की हिफाजत कर रहा है। अकॉर्डिंग टू बोथ टेलीग्राफ एंड न्यूयॉर्क टाइम्स, ये हेडलाइंस हैं, इमाम अली खामेनाई, आयतुल्ला अली खामेनाई जो हैं, उन्होंने 3 सक्सेसर क्लरिक्स जो हैं वो अपने लिए उन्होंने नॉमिनेट कर दिए हैं, जिसमें उनके साहिबजादे जो खुद क्लरिक हैं। और जब प्रेसिडेंट रईसी की जहाँ भग हुए थे हेलीकॉप्टर के क्रैश में, जिसके बारे में मेरा उस वक्त भी शक किया था कि उसमें भी इसराइल की मुलव्वस है उसमें, उस वक्त मुज्तबा का बहुत नाम लिया गया था कि मुज्तबा जो है उनको शायद प्रेसिडेंट के लिए सोचा जाएगा। लेकिन ये जो अभी 3 लोगों की लिस्ट दी है उसमें अली खामेनाई के अपने साहिबजादे मुज्तबा का नाम उसमें नहीं है। नॉर्मल प्रैक्टिस हमें पता चलता है कि ये है कि जो काउंसिल्स की कमेटीज़ होती हैं नीचे से, वो अपनी डेलिब्रेशन करती हैं, डिस्कशंस करती हैं, फिर नाम सजेस्ट करती हैं। लेकिन इस केस में अली खामेनाई ने 3 नाम सीधे सीधे दिए हैं बिकॉज उनको लगता है कि उनका एक वक्त शहादत जो है वो आ गया और शायद वो बहुत देर तक इसराइल के हमले जो हैं उसमें वो उसकी जाँ बहक हो सकते हैं। अच्छा, अब उन्होंने सिर्फ अपने क्लरिक्स नॉमिनेट नहीं किए, उन्होंने जितने भी इस वक्त IRGC के, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और मिलिट्री की टॉप लीडरशिप है, उनके भी रिप्लेसमेंट्स उन्होंने जो है उसकी भी एक लिस्ट उन्होंने दे दी है कि अगर ये मारे जाएं, ये मारे जाएं, ये मारे जाएं, तो कौन कौन उनको रिप्लेस जो है वो करेगा। अखबारों से हमें पता चलता है कि अब तक जब से ये जंग शुरू हुई है 13 जून से, इसराइल ने 11 टॉप मिलिट्री लीडर्स को और 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं उनको उन्होंने असैसिनेट कर दिया। इसराइली प्रोपेगेंडा मुसलसल ये चल रहा था कि ईरानियन लीडरशिप और अली खामेनाई वगैरह जो हैं वो यहाँ से मॉस्को जाना चाहते हैं, जिस तरह से बशर अल असद चले गए थे, और या स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं। लेकिन इस अमेरिकन एनालिस्ट ने और ईरानियन सोर्सेज ने इसकी बड़ी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ईरानियन लीडरशिप ईरान की सरजमीन पे शहादत कबूल करेगी। बशर अल असद कॉवर्ड था, बुज़दिल था जो छोड़ के चला गया, और ईरानी लीडरशिप अपने खून के ज़रिए ईरान के इनकलाब को और उसको मजबूत करेगी। ये मतलब उनकी पोजीशन है जो कि अमरीकी ज़राए ब्लॉग से हमें पता चल रही है। मोसाद के बारे में ये पता चल रहा है कि मोसाद जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, उसकी स्पेशलाइजेशन है असैसिनेट करना, और उसका डॉक्ट्राइन है राइज टू किल। और वो अब तक 100 से ज़्यादा टॉप मुख्तलिफ लीडर्स को दुनिया में असैसिनेट कर चुके हैं। काम उन्होंने शुरू किया था 1950s में। नाजी जो पुराने साइंटिस्ट या नाजी जो लोग थे, जो हिटलर की टीम थी, जो बच्चे कुचे उसके थे, उनको उसके बाद से उन्होंने पैलेस्टीनियंस की बेतहाशा असैसिनेशंस की, फिर उन्होंने हिजबुल्लाह और हमास की असैसिनेशंस की, उन्होंने ईरान की बहुत सी मिलिट्री लीडरशिप की असैसिनेशन की। अब इसे कहते हैं, इस वक्त उनका टॉप टारगेट जो है वो आयतुल्ला अली खामेनाई। की क्या है? की यह है कि एग्जैक्ट लोकेशन उनको नहीं पता, एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी तो वो कर गुजरेंगे ये सब कुछ। आपको याद है 2 दिन पहले मैंने एक वीलॉग में कहा था, हालांकि उस वक्त डिक्लेरेशन नहीं हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप का था कि उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इनको नहीं रोक सकेंगे, इसराइली कर गुजरेंगे, और उसके कर गुजरने के बाद बाकी सारी दुनिया उसको कंडेम करती रहेगी। और अब ये बताया जा रहा है कि ये हमला किसी भी शक्ल से हो सकता है। अगर उनकी लोकेशन पता चल जाए, अगर एमिनेबल होगा तो एयर स्ट्राइक हो सकती है, ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है, ये कार बॉम्बिंग हो सकती है अगर वो मूव करते हों, और ये एक स्ट्रीट पे कमांडो अटैक जो है ये उस किस्म का भी हो सकता है। अब हम वापस आएँ उस मीटिंग की तरफ जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जो थर्सडे की रात को हुई है। अपेरेंटली एक जगह पे यह है कि पीट हेग्सेथ जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उन्होंने भी उसमें अपनी रिजर्वेशन जो है वो शो की है अलॉन्ग विद दी JD वैंस। मार्को रूबियो की पोजीशन हमें समझ नहीं आई। अब टेलीग्राफी की एक स्टोरी है, उसकी हेडलाइन है कि तुलसी गबार्ड एंड पीट हेग्सेथ से डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाराज़ हैं। दोनों की अहमियत और पोजीशन ख़त्म हो चुकी है। दोनों को ये समझ के डोनाल्ड ट्रंप लेके आए थे कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं। दोनों फॉक्स के ऊपर थे जब इसे कहते हैं, जब, और तुलसी गबार्ड भी फॉक्स के ऊपर थी और पीट हेग्सेथ भी वहाँ पे उसके फॉक्स एंड फ्रेंड्स पे थे। और डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये बोलते बहुत अच्छे हैं, देखने में अच्छे हैं, सोने लगते हैं, सोनी लगती हैं, लेकिन उनके ख्यालात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए दोनों को साइड लाइन जो है वो कर दिया गया। इस पूरी कहानी में दुनिया की सबसे इज्जतदार कौम पाकिस्तान कहाँ फिट इन होती? आप इसमें, मैं आपके साथ बात शेयर करूं कि जब मैं इस्लामाबाद में था तो ज़ाहिर है डिप्लोमेट्स के साथ बहुत ज़्यादा
मुलाकात होती थी। मशरक़ वस्ता के डिप्लोमेट से एक से ज़्यादा दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो मशरक़ वस्ता में बहुत ज़्यादा उसको अच्छा समझा जाता है या वो बहुत कामयाब है और हमारी इतनी नहीं है। तो मुझे एक से ज़्यादा डिप्लोमेट ने कि ऑन ऑन द बेसिस ऑफ इट कि कभी आप मेरा इसमें ज़िक्र नहीं करेंगे, सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने बताया कि ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स इवन मिडल ईस्ट के अंदर ये महसूस किया गया है कि पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स जो हैं उनमें कोई सेंस ऑफ ऑनर और सेंस ऑफ शेम नहीं है। यानी वो अगर आपसे एक कमिटमेंट भी करते हैं बिहाइंड द सीन्स, आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि ये पाकिस्तान की कमिटमेंट होगी, वो बड़ी आसानी से अपनी पोजीशन को तब्दील कर लेते हैं। और ये है कि वो खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं, यानी ऐसे झूठ बोलते हैं जो साफ आपको नज़र आ रहा होता है कि झूठ है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, तो उनमें कोई सेंस ऑफ ऑनर जो है वो नहीं है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस में जिस वक्त क्या हालात हैं मशरक़ वस्ता के और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान की पब्लिक क्या फ़ील करती है, दुनिया क्या फ़ील करती है, इस टाइम पे पाकिस्तान की हुकूमत ने हफ्ते के दिन फॉर्मली तौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया है। और उसके बारे में पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट करके उसको एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में एक बड़ी खौफनाक किस्म की जो जंग का ख़तरा था, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बुर्दबारी से उन्होंने उस जंग को रोका। इससे एक बार फिर ये सवाल समझ आती है कि हिंदुस्तान तो मुसलसल ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के कहने पे जंग को रोका, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें इस जंग से निकाला और डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज़ फायर करवाया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मतलब एक साइड पे हमारा नैरेटिव ये है कि हमने इतना मारा कि हिंदुस्तान की चीखें निकल गई। दूसरी साइड से हम डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल तारीफ़ें करवा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें हिंदुस्तान और हमारे दरमियान में सीज़ फायर करवाया। अब आप इस पर अपनी जजमेंट खुद कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो सच है। जब मैंने पहली दफ़ा इसका जिक्र किया था तो मैंने कहा था कि जो असिस्टेंट एक डिप्टी हैं प्रेस सेक्रेटरी एना केली, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ लंच मीटिंग की है बिकॉज जनरल आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, यानी आसिम मुनीर साहब ने ही फैसला किया, इन पाकिस्तान की हुकूमत तो बाद में आई है, तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो ये कह रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करवाएंगे पाकिस्तान से फॉर्मली, विच इज़ ऑफ कोर्स ग्रेट हेल्प टू डोनाल्ड ट्रंप। अब मुझे बाज़ लोगों ने उस पर मुझे कॉमेंट किए हैं, आप लोगों से ईमेलें डाली हैं, ये कॉमेंट किए हैं कि आप गलत समझ रहे हैं, मीटिंग इसलिए नहीं थी, ये तो बिल्कुल एक साइड एक्सक्यूज़ है और मीटिंग खालिस्तान ईरान के तनाजुर में थी। मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। एक ऐसी मीटिंग जिसमें मैंने भी कोई ऐसा तासुर नहीं दिया, पता नहीं क्यों किसी को लगा है, एक ऐसी मीटिंग मैंने कहा था जिसमें स्टीव विटकॉफ भी हों और जिससे जनरल माइकल कुरेला ऑर्गेनाइज करवा रहे हों, उसका तमाम तर फोकस ईरान के ऊपर है। ये तो एक साइड इशू है कि नोबेल पीस प्राइज़ का उन्होंने कह दिया है। नोबेल पीस प्राइज़ तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए जनरल आसिम मुनीर ने उनकी टीम ने निकाला है और हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए करवा दिया। अच्छा, अब सेनेटर मुशाहिद सईद साहब ने इसको बड़ा वेलकम किया है और मैं अब इसके बारे में क्या बात करूं, मुझे वो मिडिल ईस्टर्न डिप्लोमेट की बात याद आ रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेनेटर मुशाहिद सईद इसके बारे में खुल के पब्लिकली इसको वेलकम करेंगे, जबकि डॉक्टर मलिहा लोधी ने बड़ा कंडेम किया है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ही बिलो बेल्ट किस्म की हरकत जो है पाकिस्तान ने की। ओवरऑल डॉन में इसका एनालिसिस छपा है पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के बड़े अखबार में कि पाकिस्तान में इसकी बहुत कंडेमनेशन की जा रही है कि पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप को इस स्टेज के ऊपर नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रिकमेंड नहीं करना चाहिए था। लेकिन रेकमेंड करने वाले इस्तांबुल में पाए गए। जनरल आसिम मुनीर साहब इस्तांबुल में थे, जहां उन्होंने डार साहब के साथ खड़े होकर तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान के साथ उन्होंने मुलाकात भी की और उनके साथ तस्वीर भी आई। अब ये हो क्या रहा है इस्तांबुल में, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कोऑपरेशन है उसके फॉरेन मिनिस्टर्स की 51st मीटिंग या समिट मीटिंग है और उसमें डार साहब की तो प्रेजेंस समझ आती है। वहाँ आसिम मुनीर साहब क्यों है वहाँ पर, ये वैसे बात समझने से बिल्कुल यानी नहीं समझ आती कि क्या वजह है उनकी वहाँ पे स्पीचेस वहाँ पे बहुत सी की गई। ज़ाहिर वजह तो उनकी होगी, उन्होंने एर्दोगान से जब मुलाकात की है तो वन सेकेंड आप समझ सकते हैं कि तुर्की का और पाकिस्तान दोनों का ईरान के हवाले से रोल है। तुर्की भी नेबर है ईरान का, पाकिस्तान भी ईरान का नेबर है। अब डार साहब की वहाँ प्रेजेंस मेक सेंस, लेकिन जनरल आसिम मुनीर का वहाँ जाना इस मौके पर OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट में मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस अनलेस कि ये एक सर्टन अमेरिकन प्लान और उसकी सारी की सारी कोऑर्डिनेशन और मीटिंग्स हो रही हैं। और एर्दोगान भी बस हमारी तरह के ही हैं। स्पीचेस वहाँ पे बड़ी सख्त की गई इसराइल के ख़िलाफ़। डार साहब ने बड़ा सख्त इसराइल को डराया अपनी तकरीर में और तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कान फद्दान, उन्होंने भी बड़ी एक गरजती बरसती तकरीर की। और उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने भी कहा कि हम पीको साइक पैक्ट दोबारा यहाँ नहीं होने देंगे, जो कॉलोनियल पैक्ट था फ्रांस और UK का 1916 का, जिसके ज़रिए मशरिक़ वस्ता की बंदर बांट की गई थी, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया को ये करना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है इन सब की?
हकीकत ये है कि मशरिक़ वस्ता में जहाँ ये हो रहा है सब कुछ, उसके सारे एरिया के अंदर अमेरिका के 10 मिलिट्री एयर बेसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये एयर बेसेस जो हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात में हैं, ग्राउंड फोर्सेस भी हैं कुछ थोड़ी सी, कतर में है, बहरीन में है, इराक में है, सीरिया में है, जॉर्डन में है, कुवैत में है, हो सकता है मैं कोई एक आध भूल गया हूँ। और ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, अब अगला जो कुछ घंटों में हमें बहुत बेहतर सिचुएशन पता चलेगी। पॉजिटिव डेवलपमेंट भी कोई दुनिया में अमेरिका में हुई, जहां महमूद खलील को, एक जो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, उनको बिल आखिर फेडरल गवर्नमेंट मजबूर हो गई। 3-4 दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि नहीं मानेंगे, अदालत की बात को अपील कर देते थे बेसिकली तौर पे, लेकिन फाइनली दे सरेंडर टू अ जज इन न्यूयॉर्क। और अब से कुछ 24 घंटे पहले महमूद खलील को रिहाई जो है वो मिल गई है, एंड ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूयॉर्क टू मीट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये अब इस 3-4 इस किस्म के जितने भी लोग पकड़े थे, जैसे शोमैसा औस्तर थी, तुर्किश पीएचडी स्टूडेंट थी, मोहसिन मद्दावी एक पैलेस्टीनियन थे, सबको रिहाई मिल चुकी है। इस वक्त वो तमाम स्टूडेंट लीडर जिनको पकड़ा था ट्रंप की हुकूमत ने, मुख्तलिफ चार्जेस बना के सबको अदालतों ने रिलीज़ कर दिया है। दूसरी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितने भी गैर सरकारी एकेडमिक एक्सपर्ट्स, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स, पब्लिक ओपिनियन मेकर, सेकेंडरी पब्लिक ओपिनियन मेकर, मेजर जो लेगेसी मीडिया को छोड़ के जितनी भी पोजीशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो सारी की सारी इसराइल और अमेरिका की, इसराइल की इस हमले के और अमेरिका की इस जंग में इन्वॉल्वमेंट के ख़िलाफ़ हैं। और वो ये समझते हैं कि सारा का सारा ये जाली केस जो है ये बनाया गया है, और इसके हवाले से बेतहाशा एनालिसिस जो है वो किया जा रहा है, वो छप रहा है, वो सामने आप उसको ट्विटर के ऊपर देख सकते हैं। ये एक इंतहाई गैर मकबूल जंग है इस वक्त अमेरिका के अंदर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो ज़ायनिस्ट मजबूरियाँ हैं, उनकी फंडिंग की, वो अपनी जगह के ऊपर है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने वो देखी कि लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया के अंदर जो लोग हैं, उन्होंने जो इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट है उसकी ज़िंदगी उन्होंने हराम कर दी है। रातें भी उनकी, उन्होंने नींदें उनकी हराम कर दी हैं। लिटरली वो कैसे है कि वहाँ पर एक सिलसिला शुरू हो चुका है गुज़िश्ता 3-4 दिनों में, एक हफ्ते से, जिसे होटल प्रोटेस्ट कहा जाता है। जहाँ जहाँ आइस के एजेंट किसी को गिरफ्तार करने वर्कर्स को पहुँचते हैं, वहाँ लोगों को पता चलता है तो लोग वहाँ पे ड्रम और मुख्तलिफ नारेबाजी करके वहाँ पहुँचते हैं, और आइस के एजेंट्स को इतनी खप डालते हैं कि आइस के एजेंट्स को वहाँ से दौड़ने पे मजबूर करते हैं। लेकिन जब लोगों को पता चला कि आइस के एजेंट दौड़ जाते हैं इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट के, तो उन्होंने एक और नया तरीका निकाला है कि जहाँ जहाँ वो ठहरे हैं, चूँकि ये फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, वो जिस जिस होटल में ठहरते हैं वहाँ लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ रात को गाना शुरू कर देते हैं, ड्रम बजाते हैं, और फिर वहाँ से उनको दौड़ा देते हैं, और होटलों को भी हरास करते हैं कि इनको कहीं आपने कैलिफोर्निया में ठहराना नहीं। ये अमेरिका के अंदर की इंटरनल स्ट्रगल है। अब इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।